नमस्कार। आज हम बी.कॉम भाग 1 के समूह 2 के प्रश्न पत्र 2 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अर्थात व्यावसायिक नियमन रूपरेखा के इकाई 1 के व्याख्यान 4 पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शोभित वाजपेयी, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, आपको इसके संबंध में जानकारी प्रदान करूंगा। हमारे आज के व्याख्यान के 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। दूसरा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या संयोगिक अनुबंध। तीसरा, अनुबंध की समाप्ति। चौथा, गर्भित या अर्ध अनुबंध। तथा पांचवा और अंतिम, अनुबंध भंग के परिणाम। इन पांचों बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम में वे अनुबंध जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं, ऐसे अनुबंध निम्न हैं। पहला, विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव, जिसका वर्णन धारा 26 में किया गया है। दूसरा, व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव, जिसका वर्णन धारा 27 में किया गया है। तीसरा, वैधानिक प्रक्रिया में रुकावट डालने वाला ठहराव। चौथा, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। पांचवा, बाजी के ठहराव। और छठा, असंभव कार्य करने के ठहराव। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव का उदाहरण हो सकता है कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह कहे कि तुम मेरे कहे बिना विवाह नहीं करोगे, इसके बदले में मैं यह प्रतिफल दूंगा, तो किसी भी व्यक्ति के निज अधिकार पर यह अतिक्रमण माना जाएगा। ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। इसी तरह व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह कहे कि आप इस व्यापार को इस जगह पर नहीं करेंगे और इसके बदले में मैं आपको यह प्रतिफल दूंगा, तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच हुआ ठहराव भी व्यर्थ माना जाएगा। इसी तरह के ठहराव वैधानिक प्रक्रिया को रुकावट डालने वाले ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव का उदाहरण है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता है। सामने 2 मोटरसाइकिल रखी हुई हैं, एक लाल और एक काली। पहला व्यक्ति जो बेचने वाला है दूसरे व्यक्ति को यह कहता है कि तुम मेरी मोटरसाइकिल को खरीद लो 20,000 में। तो कौन सी मोटरसाइकिल, लाल या काली? ऐसा प्रस्ताव या ऐसा अनुबंध उस प्रस्ताव के बूते पर हुआ हो, वह अनिश्चित अर्थ वाला होगा। इसी तरह बाजी के ठहराव, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और छठा, असंभव कार्य करने का ठहराव, ऐसा ठहराव जिसको किया ही नहीं जा सकता। ऐसे भी ठहराव जो हैं व्यर्थ होते हैं। बाजी के ठहराव जो हैं वो क्या होता है? बाजी के ठहराव ऐसे ठहराव होते हैं जिसमें किसी अनिश्चित घटना के संबंध में कोई अनुबंध किया जाता है, लेकिन इसमें प्रतिफल और कॉज यानी कारण में संबंध नहीं होता, इसलिए ये बाजी के ठहराव कहलाते हैं और ये व्यर्थ होते हैं। लेकिन इनका अन्य वाणिज्यिक ठहराव के साथ या वाणिज्यिक व्यवहारों के साथ अंतर होता है। जैसे वाणिज्यिक व्यवहार जो किसी माल के सुपुर्दगी के संबंध में हो सकता है, या तेजी या मंदी के संबंध में हो सकता है, या इसी तरह से स्पेकुलेशन यानी सट्टा का ठहराव यानी इसमें माल के मूल्य के संबंध में अनुबंध होता है, जिसके खत्म होने पर माल की सुपुर्दगी की जा सकती है। लॉटरी, यदि शासन के नियमानुसार और शासन की ओर से अनुमति प्राप्त करके लॉटरी चलाई जा रही है, तो ऐसी लॉटरी जो है वह मान्य होगी। बीमा के अनुबंध, यद्यपि बीमा के अनुबंध अनिश्चित घटना पर घटने के संबंध में होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें पक्षकारों के लिए वैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल होता है, अतः ये मान्य होते हैं। इसी तरह क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता, ये कुछ ठहराव के उदाहरण थे।
अगली बात आती है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अर्थात संयोगिक अनुबंध। संयोगिक अनुबंध क्या होता है? भारतीय अनुबंध अधिनियम में इस बात को वर्णन किया गया है कि संयोगिक अनुबंध किसी कार्य को करने या न करने का ऐसा अनुबंध है जो कि उस अनुबंध के समपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर होता है। इस अनुबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण आती हैं। वो ये हैं कि किसी घटना के घटने या न घटने पर आधारित निष्पादन होना चाहिए, दूसरा वह घटना अनिश्चित होना चाहिए, और तीसरा वह घटना समपार्श्विक होना चाहिए। और संयोगिक अनुबंध के उपरोक्त परिभाषा और तत्वों के अध्ययन से बहुत साफ साफ तौर पर यह निष्कर्ष उभर के आता है कि बीमा के अनुबंध तथा क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति के अनुबंध संयोगिक अनुबंध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बीमा के अनुबंध जो होते हैं वो किसी घटना के घटने या न घटने पर आधारित निष्पादन के आधार पर होते हैं। ऐसी घटना अनिश्चित हो सकती है और ऐसी घटना समपार्श्विक भी होती है, इसलिए बीमा के अनुबंध संयोगिक अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। संयोगिक अनुबंध के अंतर्गत जो नियम हैं वो क्या हैं, इसके बारे में भारतीय अनुबंध अधिनियम में जो बातें बतलाई गई हैं उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। पहली बात, संयोगिक अनुबंध जो है वह अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित हो सकता है या यह अनिश्चित घटना के घटित न होने पर आधारित हो सकता है। इसी तरह से अनिश्चित घटना के निश्चित समय के अंदर घटित होने पर आधारित हो सकता है या फिर अनिश्चित घटना के निश्चित समय के अंदर घटित न होने पर भी आधारित हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा अनुबंध असंभव घटना पर निर्भर हो तो वह व्यर्थ होगा। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे और वह बिंदु है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसका वर्णन भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 37 और 67 के मध्य किया गया है, यानी अनुबंध की समाप्ति। अनुबंध की समाप्ति के 6 तरीके हैं। पहला, निष्पादन के द्वारा, दूसरा पारस्परिक सहमति के द्वारा, तीसरा अनुबंध भंग के द्वारा, चौथा निष्पादन की असंभवता के द्वारा, पांचवा किसी राजनियम के कार्यशील होने के द्वारा, और छठा और आखिरी अनुबंध के समय अवधि के बीत जाने पर भी ऐसा अनुबंध समाप्त माना जाता है। इन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। तो निष्पादन के द्वारा अनुबंध की समाप्ति। निष्पादन के द्वारा अनुबंध की समाप्ति के संबंध में बहुत साफ साफ तौर पर भारतीय अनुबंध अधिनियम में वर्णन किया गया है कि इसमें अनुबंध के पक्षकारों का जो उत्तरदायित्व है उन पक्षकारों के द्वारा यदि पूर्ण कर दिया जाए तो ऐसा अनुबंध समाप्त माना जाता है। या निष्पादन के संबंध में कोई प्रस्ताव दिया जाए, या अनुबंध का निष्पादन किसके द्वारा होना चाहिए। सामान्य तौर पर अनुबंध का निष्पादन वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता के द्वारा किया जाता है, या इसके उलट भी हो सकता है। निष्पादन का समय और स्थान। अनुबंध में निष्पादन करने के लिए समय और स्थान का बिंदु रहता है और उसी समय और उसी स्थान पर अनुबंध का निष्पादन किया जाना चाहिए। इसी तरह पांचवा बिंदु है कि अनुबंध के दोनों पक्षकार ने जो एक दूसरे को पारस्परिक वचन दिए हैं उन वचनों की पूर्ति अगर वो कर लेते हैं तब भी अनुबंध का निष्पादन माना जाता है। इसी प्रकार से भुगतान का नियोजन, यानी अनुबंध करने पर एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार से मिलने वाले भुगतान का भी नियोजन किया जाना चाहिए, तभी अनुबंध का निष्पादन माना जाएगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अ दूसरे व्यक्ति ब को एक ट्रक चावल बेचने का अनुबंध करता है और इस अनुबंध में चावल का किस्म, प्रकार, गुण तथा मूल्य सभी बिंदु शामिल किए गए हैं। उसका मूल्य मान लीजिए 10 लाख रुपए है तो उस 10 लाख रुपए चावल का पूर्ति होगी और उसके बदले में जो मूल्य है उस मूल्य का उसे भुगतान किया जाएगा। अगर दोनों पक्षकार
आपसी सहमति के द्वारा इसको पूर्ण कर देते हैं तो यह माना जाएगा कि दोनों पक्षकारों ने अपने अपने वचन का निष्पादन कर दिया और यह अनुबंध निष्पादन के द्वारा समाप्त माना जाएगा। दूसरा बिंदु आता है पारस्परिक ठहराव के द्वारा अनुबंध की समाप्ति। अनुबंध में यदि वचनों का निष्पादन नहीं किया जा सकता या उसमें कोई कठिनाई है तो इस अवस्था में परस्पर एक आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा भी अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए पहला बिंदु होता है नवकरण, दूसरा बिंदु होता है उसका निरस्तीकरण, तीसरा बिंदु होता है परिवर्तन, चौथा बिंदु होता है छुटकारा या त्याग तथा पांचवा बिंदु होता है आश्वासन और संतुष्टि। अगर इन पांचों बिंदुओं में से कोई एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा किया जाए तो हम ये कहेंगे कि ऐसा म्यूचुअल यानी परस्पर ठहराव के द्वारा अनुबंध की समाप्ति की जा रही है। अगला बिंदु आता है अनुबंध भंग के द्वारा अनुबंध की समाप्ति। अनुबंध भंग दो तरह से हो सकता है, या तो वास्तविक अनुबंध भंग किया जाए या अप्रत्याशित रचनात्मक अनुबंध भंग किया जाए। वास्तविक अनुबंध भंग का आशय ये होता है कि एक व्यक्ति जिसे दूसरे व्यक्ति को माल सप्लाई करना था और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे भुगतान माल के मूल्य का भुगतान किया जाना था, पहला व्यक्ति माल की सप्लाई नहीं करता तो ये वास्तविक अनुबंध भंग की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं। अगली बात आती है कि अनुबंध के निष्पादन की असंभवता द्वारा भी अनुबंध की समाप्ति की जा सकती है। असंभवता दो तरह की हो सकती है। एक, अनुबंध करते समय ही किसी असंभव घटना के बारे में उसमें विषय वस्तु रखी गई थी तो वह स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव के अंतर्गत आएगा और उसे समाप्त माना जाएगा। और दूसरा यह होता है कि अनुबंध के समय वह घटना की जा सकती थी लेकिन अनुबंध हो जाने के बाद किसी कारण से वह घटना या वह कार्य नहीं किया जा सकता। और ऐसा हो सकता है, पहला जिसके कारण है निष्पादन की असंभवता के कारण, उसमें पहला है कानून में परिवर्तन। अनुबंध करते समय कानून के अनुसार उस विशिष्ट माल की खरीदी बिक्री की जा सकती थी लेकिन ऐसा अनुबंध हो जाने के बाद सरकार ने कोई कानून ला दिया, उस माल की खरीदी बिक्री नहीं हो सकती तो ऐसी स्थिति में यह अनुबंध असंभाव्यता के कारण समाप्त माना जाएगा। इसी तरह से दूसरा, युद्ध की घोषणा। यदि एक व्यापारी जो है जिस व्यापारी से माल खरीद रहा था वह व्यापारी दूसरे देश में रहता है और अनुबंध करते समय उस व्यापारी और उस देश के साथ वाणिज्यिक संबंध थे लेकिन अनुबंध के निष्पादन के समय उस देश के साथ अब वाणिज्यिक संबंध नहीं रह गए क्योंकि युद्ध की घोषणा हो गई। तो ऐसी स्थिति में यह अनुबंध का निष्पादन नहीं हो सकता माना जाकर इसे समाप्त मान लिया जाएगा। इसी तरह से व्यक्तिगत अक्षमता पक्षकारों की या उस घटना का न होना जिस घटना के आधार पर यह अनुबंध किया गया था। और आखिरी बात, अनुबंध की विषय वस्तु का ही नष्ट हो जाना, यह भी अनुबंध की असंभाव्यता को बतलाता है जिसके कारण से अनुबंध समाप्त माना जाता है। यद्यपि असंभवता के बारे में हमने चर्चा की, फिर भी भारतीय अनुबंध अधिनियम में ऐसे बिंदु दिए गए हैं जो असंभवता जो जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ऐसी असंभवता अनुबंध को समाप्त नहीं करती। अर्थात असंभवता के नियम के अपवाद भी हैं और ये अपवाद निम्नांकित हैं। पहला, निष्पादन में कठिनाई। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुबंध के निष्पादन कर सकने में यदि उसको कठिनाई हो रही है तो ऐसा वह असंभव है कहकर अनुबंध से मुक्ति नहीं पा सकता। दूसरी बात, व्यापारिक असंभवता। कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि उस कार्य को करना व्यापारिक रूप से असंभव है लेकिन फिर भी यहाँ यह अनुबंध समाप्त नहीं माना जाएगा। या आंशिक असंभवता या
यदि अनुबंध के अंतर्गत कोई कार्य तृतीय पक्ष को दिया गया है और तृतीय पक्ष उस कार्य को कर सकने में अक्षम हो जाता है, तो भी वह पक्षकार दूसरे पक्षकार को यह कह के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि ऐसा कार्य करना अब असंभव है। और आखिरी बात, यदि अनुबंध का निष्पादन हड़ताल, तालाबंदी, सिविल राइट्स या डिस्टरबेंस इत्यादि जैसी घटनाओं के कारण नहीं हो पा रहा है, तो भी पक्षकार अपने उत्तरदायित्वों से नहीं बच सकते और ऐसी स्थिति में यह कह के अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकते कि अनुबंध को करना असंभव है। तो ये कुछ बिंदु थे जिसमें असंभवता के सिद्धांत के अपवाद बतलाए गए हैं। अब हम अगले बिंदु की बात करेंगे और वो है गर्भित या अर्ध अनुबंध, जिसे हम इम्प्लाइड या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। गर्भित अनुबंध एक ऐसा व्यवहार होता है जिसमें यद्यपि पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं होता, तथापि कानून के अनुसार उसमें सामान्य रूप से उनके मध्य कुछ अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि एक अनुबंध के द्वारा सृजित होने के समान होता है। दरअसल हम इसको ऐसे समझें कि वो अनुबंध दो पक्षकारों के बीच हुआ नहीं, फिर भी कुछ ऐसे व्यवहार उन दो पक्षकारों के बीच हो गए जिसके कारण अनुबंध की तरह अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो गए। तो इस स्थिति में इस सिचुएशन को हम गर्भित या अर्ध अनुबंध कहते हैं। इसके प्रकार होते हैं अनुबंध करने के अयोग्य यानी नॉन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन्स जो हैं, उनके आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए गए कार्य, अपने हित के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर से भुगतान करने की दशा में प्रतिपूर्ति, स्वेच्छा से परंतु मूल्य लेने की भावना से किए गए कार्य का भुगतान। चौथी बात, माल पाने वाले का उत्तरदायित्व। और आखिरी बात, गलती से या बल प्रयोग के अधीन धन या माल की सुपुर्दगी प्रदान करने की दशा में भी हम इसे गर्भित या अर्ध अनुबंध के अंतर्गत इस श्रेणी को मानते हैं। अब हम बात करेंगे अनुबंध भंग कर उपचार। अनुबंध भंग होने पर भारतीय अनुबंध अधिनियम उपचार की व्यवस्था की गई है और इस उपचार की व्यवस्था को संक्षिप्त में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो पहला है अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति, दूसरा है उचित पारिश्रमिक हेतु दावा प्रस्तुत करना, तीसरा है निर्दिष्ट निष्पादन हेतु दावा प्रस्तुत करना, चौथा है निषेधाज्ञा के लिए दावा प्रस्तुत करना और पांचवा और अंतिम है क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत करना। ये 5 बिंदु अनुबंध भंग के उपचार के रूप में अनुबंध अधिनियम के द्वारा पक्षकारों को प्रदान किए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति के संबंध में हम चर्चा करें तो क्षतिपूर्ति के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से एक है सामान्य क्षतिपूर्ति, दूसरा है विशिष्ट क्षतिपूर्ति, तीसरा है आदर्श क्षतिपूर्ति, चौथा है निस्तीर्ण क्षतिपूर्ति एवं दंड, पांचवा है ब्याज के रूप में क्षतिपूर्ति और अंतिम है नाम मात्र की क्षतिपूर्ति। इस तरह से भारतीय अनुबंध अधिनियम में हमें विभिन्न प्रकार की क्षतिपूर्तियों के बारे में बतलाया गया है, जिसे हम न्यायालय और सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने 5 बिंदुओं पर चर्चा की। पहला बिंदु था स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, दूसरा बिंदु था संयोगिक अनुबंध, तीसरा बिंदु था अनुबंध की समाप्ति, चौथा बिंदु था गर्भित या अर्ध अनुबंध तथा पांचवा बिंदु था अनुबंध भंग के परिणाम। आपने इसे सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।